हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम क्वेश्चंस को समझने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो लैंग्वेज तो आप खुद भी लिख सकते हो या फिर आपको किसी भी रेफरेंस बुक या कहीं से भी मिल जाएगी। ठीक है, ऑल्दो मैं क्वेश्चंस की लैंग्वेज बोलने की कोशिश करूँगी ताकि अगर आपको वो ईजी लगती है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म अमोर्फस, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड। आपको पहले ये बताना है कि अमोर्फस का मतलब क्या है और फिर उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं अमोर्फस सॉलिड के। तो देखो, मैंने आपको समझाया था कि दो टाइप के सॉलिड्स थे हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जो शोरूम में कार्स होती हैं, शोरूम में जो व्हीकल्स होते हैं, और अमोर्फस सॉलिड के लिए एग्जाम्पल था जो ट्रैफिक में व्हीकल्स होते हैं ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो शोरूम में व्हीकल्स होते हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं शोरूम में प्रॉपर। अगर कार्स इधर है तो इधर से होंगी और प्रॉपर लाइन में होंगी, है ना, एक के पीछे एक, इस तरीके से बहुत अच्छे से। अगर इधर साइड बाइक खड़ी है तो इधर साइड बाइक ही होंगी, इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर भैया हम बात करते हैं ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक में क्या होगा कि मान लो अभी यहाँ पे दो कार्स हैं, उनके पीछे एक बाइक है, ठीक है। फिर उसके बाद दो कार्स हैं, एक बाइक है, ठीक है। यहाँ तक तो हमको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। पता चला उसके पीछे फिर एक कार हो गई, उसके पीछे दो बाइक हो गई, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई ऑटो आ गया। तो दैट मीन्स कोई बहुत अच्छा कोई अरेंजमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे इसके साइड में ना हो के कोई इस तरीके से व्हीकल लगा हुआ है, बीच में कोई इस तरीके से व्हीकल लगा हुआ है, हो सकता है ये एक के साथ एक हो ही ना, मतलब आगे पीछे हो। तो क्या होता है, इससे हमें समझ में क्या आता है कि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट था ना, अमोर्फस सॉलिड में तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। और अगर अरेंजमेंट है भी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये दो कार एक बाइक, फिर दो कार और एक बाइक, तो ये हमको ठीक है अरेंजमेंट दिखा, लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर गए फिर अरेंजमेंट खराब हो गया। मतलब अगर कुछ अरेंजमेंट है भी थोड़ा बहुत तो वो सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए है, बहुत थोड़ी सी रेंज के लिए। जबकि क्रिस्टलाइन में हमने क्या देखा कि पूरी रेंज, यहाँ पे कार्स लगी हैं तो कार्स ही लगी होंगी प्रॉपर अच्छे से, यहाँ पे बाइक लगी हैं तो बाइक ही लगी होंगी अच्छे से, है ना। तो ये बस मैंने कंपेयर करने के लिए बता दिया था, आपको क्रिस्टलाइन के बारे में यहाँ पर नहीं बताना है। अमोर्फस आई होप समझ में आया होगा। तो आप एग्जाम्पल में क्या, तो अमोर्फस से हमें क्या समझ में आया कि एक तो इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट होता नहीं है, और अगर मतलब होता भी है थोड़ा बहुत तो वो क्या होता है, वो बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए होता है। तो आप इसको लिखोगे कैसे कि अमोर्फस सॉलिड्स आर सॉलिड्स इन विच देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो सॉलिड बनाए। अगर आयनिक सॉलिड है तो आयंस से मिलकर बना होगा, मोलिकुलर सॉलिड है तो मोलिक्यूल से मिलकर बना होगा, मतलब जिस भी पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन देयर अरेंजमेंट, उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, रेगुलरिटी होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अमोर्फस सॉलिड को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम एग्जाम्पल्स देंगे जैसे कि रबर या ग्लास एटसेट्रा। और अगर आपको इस क्वेश्चन को और ज़्यादा लेंदी करना है तो जो आपको क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड वाला डिफरेंस दिया हुआ था ना, तो वहाँ पे अमोर्फस के जितने भी पॉइंट्स हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली। सेकेंड क्वेश्चन है What makes a glass different from a solid such as quartz? देखो, ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आने वाले हैं नहीं, बोर्ड्स में ही आएंगे, तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। What makes a glass different from a solid such as quartz? Under what conditions could quartz be converted into glass? मतलब सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ग्लास और क्वार्ट्स में क्या डिफरेंस है, और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि किस कंडीशन में हम क्वार्ट्स को ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो, जो क्वार्ट्स होता है ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है ये किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और जबकि ग्लास जो है ये है अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल। किसका? अमोर्फस सॉलिड का। तो बस यहीं से ही आपको पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे। आप लिखोगे क्वार्ट्स इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट पॉइंट्स में लिखो, टेबल बना के, बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाएगा कि क्वार्ट्स इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड। फिर उसके बाद सेकंड हमें पता है, अब जो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के डिफरेंसेस है ना, जो आपके डिफरेंस वाली टेबल है, आप वो पूरी यहाँ पर लिख दो। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें पता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अमोर्फस में हमें पता है इरेगुलर अरेंजमेंट। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो क्वार्ट्स के पार्टिकल्स होते हैं उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं उनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट है, यहाँ पर क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे यहाँ पर डिफरेंसेस लिख सकते हो, ठीक है। और
ये ठीक है, ज़्यादा ही हो रहा है ओके और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इसके अलावा? हमने देखा था क्लीवेज प्रॉपर्टी की, जब आप इसको कट करोगे तो आपको शार्प कट मिलेगा, जबकि यहाँ पर कोई शार्प कट नहीं मिलेगा। उसके अलावा आप एनाइसोट्रॉपी के बारे में भी लिख सकते हो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमें पता ही है एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, जबकि ग्लास जो होते हैं ये आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो ग्लास होता है ना, इसमें विस्कस नेचर होती है, मतलब जब आप अगर आपने कोई पुरानी बिल्डिंग या आपके घर में कोई पुराना शीशा होगा, आपने वो देखा होगा, तो वो बह जाते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऊपर से पतले, उनमें इमेज भी बहुत अजीब अजीब सी दिखती है ना। तो इसका क्यों ऐसा होता है बह जाना, मतलब कि उनमें विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी ऐसे अगर कोई ग्लास है तो उसके जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम बाद नीचे आने लगते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें एक लंबा टाइम लगता है, लेकिन आ जाते हैं कुछ ईयर्स में, अगर आप देखोगे कुछ सालों में तो वो नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? विस्कस प्रॉपर्टी बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है, विस्कस नेचर। तो आप ये भी डाल सकते हो कि ग्लास जो है उसमें विस्कस नेचर होती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस कंडीशन में हम क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्वार्ट्ज और ग्लास ये दोनों ही सिलिका के ही कंपाउंड्स होते हैं। होता क्या है कि क्वार्ट्ज जो होता है, देखो ग्लास एक्चुअली है क्या, ग्लास के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। मतलब इसमें विस्कोसिटी होती है ना, विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है लिक्विड की। तो दैट मीन्स हम ऐसा सोचते हैं इसके बारे में, ग्लास के बारे में, कि ये कोई ऐसा लिक्विड रहा होगा जिसको हमने सुपर कूल कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा कूल कर दिया, तो जिसकी वजह से वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लास में। तो बस यही है कि क्वार्ट्ज को आप पहले हीट करो, हीट करने से क्या होगा, वो एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, तुरंत ही जैसे ही आपने हीट किया उसके बाद उसको कूल कर दो तुरंत। सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्ट में उसको हीट किया और सेकंड पार्ट में आप उसको क्या कर दो, कूल कर दो। पहले हीट करने से वो थोड़ा लिक्विडिफाई होगा, और लिक्विडिफाई होने के बाद और जैसे ही आप उसको कूल करोगे तो वो सुपर कूल होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में, और वो क्या बन जाएगा? ग्लास। क्योंकि जैसे ही आप हीट करोगे तो क्वार्ट्ज के जो पार्टिकल्स हैं उनको हीट मिलेगी तो वो इधर उधर भागेंगे, और जब इधर उधर भागेंगे तो उनका जो अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट, वो खराब हो जाएगा। अरेंजमेंट खराब होते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमॉर्फस सॉलिड में। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसे यहाँ से हटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटेलिक, मॉलिकुलर, नेटवर्क, दैट मीन्स कोवलेंट और अमॉर्फस। आपको यहाँ पर कुछ सॉलिड्स दिए हुए हैं, आपको उनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें पता है कि अगर हम सॉलिड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। मतलब अगर वो आयन से मिलकर बना हुआ है तो आयनिक, मेटेलिक अगर मेटल से है, मॉलिकुलर अगर मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर कोवलेंट, ठीक है। ओके, तो आपको जितने भी नीचे सॉलिड्स दिए हुए हैं आपको इनमें उनको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टेट्राफॉस्फोरस डेका ऑक्साइड। टेट्राफॉस्फोरस यानी कि P4 डेका ऑक्साइड, दैट मीन्स O10। तो P4O10, ठीक है। ये किस टाइप का सॉलिड है? ये है मॉलिकुलर सॉलिड। किसमें आ जाएगा? P4O10 मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। सेकेंड वन इज अमोनियम फोस्फेट। अमोनियम फोस्फेट NH4 3PO4। तो देखो आपको पता होगा अमोनिया, अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कैटायन, कैटायन मतलब आयन, कुछ आयन से रिलेटेड बात हो रही है, तो दैट मीन्स ये किस टाइप का होगा? आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH4 3PO4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वन इज SiC, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कोवलेंट नेचर, सबसे ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स कौन बनाता है? कार्बन, ठीक है। और सेकेंड वन इज सिलिकॉन, मतलब जो कार्बन फैमिली है उसके दो जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, वो किस टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो जहाँ पर भी आपको कार्बन या सिलिकॉन दिखे तो मोर देन 99% चांसेस हैं कि वो कोवलेंट टाइप का ही सॉलिड होगा। तो ये भी क्या होगा? कोवलेंट, SiC, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ आयोडीन, I2 किस टाइप का है? तो देखो अगर हम बात करते हैं I2 की,
तो ये क्या है, एक मोलिक्यूल ही तो है। किसका मोलिक्यूल है, आयोडीन का। जब हम I2 लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल, और ये किसका मोलिक्यूल है, आयोडीन का। तो ये किस टाइप का हो गया, मोलिकुलर। हाइड्रोजन H2 जब हम लिखते हैं या O2 लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल, हाइड्रोजन का मोलिक्यूल। उसी तरीके से I2 मतलब आयोडीन का मोलिक्यूल, ठीक है, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर सॉलिड हो गया। नेक्स्ट वन इज P4। अगेन P4 भी क्या है, मोलिक्यूल है फॉस्फोरस का, तो ये भी किस में आ गया, मोलिकुलर में। देखो ये आपने उसमें पढ़े होंगे, आपने आई थिंक 11th में, कि एलिमेंट, मोलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स एलिमेंट्स ही होते हैं, एक प्रॉपर आप कह सकते हो मतलब एक प्रॉपर रेशो में, या फिर आप कह सकते हो एक, हाँ इसी तरीके से बोल सकते हैं। मतलब एलिमेंट और मोलिक्यूल्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो जैसे मैंने लिख दिया Fe आयरन की रोड है ना, तो इसमें Fe और Fe ये अलग अलग हैं, तो ये क्या है, ये एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इसको लिख देती हूँ इस तरीके से Fe2 या Fe3, तो ये क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल हो जाएगा। अगर मैं I और I अलग अलग लिखती हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या है, ये जनरल एलिमेंट है। लेकिन जब मैंने बोला है I2 तो ये क्या है, ये एक मोलिक्यूल है, ठीक। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक। तो देखो प्लास्टिक क्या है, अमॉर्फस सॉलिड, ये तो हमको पता ही है, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन है तो वो क्या होगा, कोवलेंट होगा, तो ग्रेफाइट कहाँ पे आ गया, कोवलेंट में। नेक्स्ट वन ब्रास। ब्रास क्या है, एक मेटल है, मेटल है तो मेटेलिक। ब्रास तांबा जिसे बोलते हैं ना, तो मेटल ही होता है। कॉपर तो पीतल होता है, आई थिंक ब्रास तांबा ही, ब्रास को आई थिंक हिंदी में तांबा ही बोलते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज Rb, रुबीडियम, मेटल है तो मेटेलिक हो गया। नेक्स्ट वन इज LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड कैसे बनता है, Li पॉजिटिव और Br नेगेटिव, है ना। ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है, और ये क्या है, मेटल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स आयंस आ गए, तो ये किस टाइप का हो गया, आयनिक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा LiBr। और फाइनल आपका बचता है Si, सिलिकन। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी कार्बन या सिलिकन की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है किस किस का, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर का यानी कि CCP का, और सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी कि BCC का, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर्स बेसिकली आपके वो वाले पड़ोसी हैं, मैं हमेशा यही लाइन बोलती हूँ कि जिनके घर की दीवार आपके घर की दीवार से टच है, या फिर जिनकी जो टेरेस है, छत, वो आपकी छत से टच है, तो वो वाले पड़ोसी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम के, मान लो ये कोई एटम है तो उसके बिल्कुल पास वाले जो नियरेस्ट नेबर है, भाई इसका एक पड़ोसी ये भी है, ठीक है, एक पड़ोसी ये भी है और ये भी पड़ोसी है, या फिर आप कह सकते हो ये भी पड़ोसी है ना। लेकिन जो इसके बिल्कुल नियर है, जो इसको बिल्कुल टच कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, वो क्या होते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे जितने भी एटम्स होंगे, यहाँ पर 2 हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, अगर मैं इस वाले की बात कर रही हूँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाह रही हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। आई होप समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज दी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के जो नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स हैं वो जितने भी हैं, मतलब नंबर में, वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। अब इसके फर्स्ट पार्ट है कि आपको CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CCP पैकिंग होती किस टाइप की है। तो देखो CCP मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ, और उसके बाद फिर 1 2 3 ये बना नहीं ठीक से। ओके, CCP पैकिंग कुछ इस टाइप की होती है कि एक तो होता है ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बीच में एक होगा, इसके ऊपर ट्रायंगुलर और इसके नीचे भी ट्रायंगुलर, ठीक है, उल्टा बना दिया, कुछ इस टाइप की, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है, हम इसको लेकर चलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ये 6 तो बिल्कुल प्रॉपर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो है ही। अब बात करते हैं इनकी, तो इनके साथ क्या होगा, चलो इसे बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम वही बनाने वाले हैं हेक्सागन, तो एक ही हमारा बीच वाला हो गया है, ठीक है। इसके चारों तरफ 6 एटम्स हम लगाने वाले हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6,
तो ये हो गई आपकी बीच वाली लेयर। अब हम इसके ऊपर ये ऊपर वाली लेयर रखेंगे। तो देखो आप इस पर फोकस करना, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, आप इस रेड वाले पर फोकस करना, ठीक है। तो ये आपको 6 तो इससे डायरेक्ट टच दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर ये 3 रखूंगी, ऐसे 2 और एक 3, तो आपको दिख रहा होगा, देखो पहले आप इन दोनों को देखो, ये दोनों भी इससे टच हो रहे हैं ना, रेड वाले से हो रहे हैं, आपको हो गए हाँ हो रहे हैं, ठीक है। और अब ये थर्ड वाला, जैसे ही मैंने इसको थर्ड वाले को रखा तो आप ये देखो ये थर्ड वाला भी इससे टच हो रहा है ना, दैट मीन्स जैसे ये 6 टच हो रहे हैं ऐसे ही ये ऊपर वाले 3 भी टच हो रहे हैं। तो अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 ये वाले नेबर्स हो गए इसके और 3 ये वाले हो गए, 9 हो गए। अब जैसे ये नीचे ऊपर वाली लेयर टच हो रही है ना, वैसे ही ये नीचे वाली लेयर जो है ये भी नीचे से टच होती है, बिल्कुल इसी तरीके से। अगर मैं इसको उठा के मतलब ऐसे नीचे लगा दूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखें तो ये तीनों इसको नीचे से भी टच करेंगे। तो 6 तो ये वाले हो गए थे, 3 ये वाले टच कर रहे थे, 9 और 3 ये वाले टच कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 12। तो सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं बीसीसी की। तो बीसीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक होगा इसके बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, ठीक है। यहाँ से तो देख के हमको लग रहा है कि ये सब दूर दूर ही है। अब इसकी स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं। तो देखो ये ऊपर वाला पोर्शन अभी मैं बनाने वाली हूँ, ये हो गया 1 2, भाई ऐसे ही रखे हैं ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन ये नीचे, ये भी क्या है इसी तरीके से है, 1 2, रेड को अलग ही रख लेते हैं, है ना, 3 और 4। और अभी इनके बीच में बॉडी के सेंटर में कौन सा होगा, रेड वाला। तो ये 4 नीचे थे, बीच में ये बॉडी के सेंटर में रेड वाला हो गया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इस रेड वाले ने इन चारों को टच किया हुआ है। देखो आप ये 4 ऐसे थे, बीच में रेड वाला है, तो रेड ने इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी चारों को टच किया हुआ है। इसी तरीके से ये जो ऊपर वाली लेयर है ये आ जाएगी इसके ऊपर इस तरीके से, और जैसे इसने नीचे वालों को टच किया हुआ था वैसे ही इसने ऊपर वालों को टच किया हुआ है। देखो ऐसे आई है, अभी मैं इसको ऐसे चेंज कर रही हूँ और अब इसको मैंने हटाया है नीचे वाली लेयर को, तो आप देख रहे हो कि इसने ऊपर वाले भी चारों को टच किया हुआ है। दैट मीन्स इसने क्या किया हुआ है, ये जो बीच में आपका एटम है इसने इन 8 के 8 एटम्स को टच किया हुआ है। देखो आप ये बीच में है ना, इसने 1 2 3 4 इधर से भी एक सेकेंड, इधर 1 2 3 4 इधर से भी टच किया हुआ है, और अगर आप इधर से देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि इसने इन चारों को टच किया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कमेंट, सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी क्रिस्टल की वो रिफ्लेक्ट होती है कि उस क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी है उसमें और मेल्टिंग पॉइंट में रिलेशन होता है। आपको इस बात पे कमेंट करना है, ठीक है। फिर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन बोला है कि कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाई इथाइल ईथर एंड मीथेन फ्रॉम अ डाटा बुक। आपको कुछ यहाँ पर सॉलिड्स दिए हुए हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट पहले कलेक्ट करना है एक डाटा बुक से। अब आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में कोई ऐसे ही आपको कहीं से भी उठा के मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछ लेंगे कि इसका बताओ या उसका बताओ। कुछ स्टैंडर्ड होंगे, जैसे कि हमें आइस का पता है 0 डिग्री होता है ना, तो वो चीज़ें अलग हैं। अदरवाइज आपसे अगर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कोई डाटा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर जनरल डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन में ही डाटा मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है कि पता नहीं किस किस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हम याद करके रख लें। तो यहाँ पर इनका आपको कलेक्ट करना है डाटा बुक से मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। आप इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमसे स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट के बीच के रिलेशन के बारे में कमेंट करने के लिए बोला गया है कि आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले तो कि क्या कोई रिलेशन है भी या नहीं। तो देखो होता क्या है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। कैसे? मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है?
मेल्टिंग पॉइंट से मतलब है कि जिस पॉइंट पर कोई भी जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दे। मेल्ट होना कब स्टार्ट करेगा? मेल्ट होने का मतलब क्या है कि अभी वो सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है ना। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सॉलिड में और लिक्विड में? सॉलिड्स में क्या होते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, और जबकि लिक्विड में ये फोर्सेज जो होते हैं ये सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो लिक्विड होने के लिए किसी भी सब्सटेंस को क्या करना होगा कि जो उसके फोर्सेस होंगे वो वीक होंगे, तो क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे भी वो मिलकर बना हुआ है सॉलिड, वो अब दूर दूर जाएंगे क्योंकि उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो गए हैं। तो अब वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। दूर जाएंगे तो बीच का जो स्पेस है वो बढ़ेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो कि आपको किस केस में मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है कि किस केस में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको दूर करने के लिए पार्टिकल्स को। तो भाई जिस केस में फोर्स ज़्यादा होंगे आपको उसी केस में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। कोई दो फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो अगर आपको उनकी फ्रेंडशिप में आग लगवाने टाइप वाली बात है, मतलब ब्रेक करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वहीं अगर कोई दो हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा बोल दो कि हाँ इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, हाँ ठीक है हो गया ख़त्म, अच्छा तुमने तो ऐसा बोला ही होगा, इस टाइप वाली चीज़ें हो जाती हैं ना। ये बस एक एग्जाम्पल है, मत करना, क्यों किसी की फ्रेंडशिप खराब करनी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, क्योंकि उन्हें दूर करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब, ज़्यादा हीट देने का मतलब क्या हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट हाई चला गया। भाई किसी का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इसका मतलब 100 हमने उसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ाया और वो चीज़ मेल्ट हो गई। 150 है, 150 तक बढ़ाना पड़ा तब जाके वो मेल्ट हुई, तो हमें 50 ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, मतलब कि ज़्यादा हीट देनी पड़ी, है ना। तो कब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, अगर उनके फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तब हमें उन्हें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो स्टेबिलिटी होती है वो मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर आप कहोगे स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आप इसे लिखोगे कैसे कि अ सब्सटेंस with high melting point is more stable than a substance with low melting point, because high melting point indicate stronger molecular forces of attraction in the substance, thus greater stability। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट था हमारा कि हमें कुछ मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करने के लिए बोला गया था, है ना। तो सबसे पहले हमें किसका मेल्टिंग पॉइंट लेना था, सॉलिड वाटर का। सॉलिड वाटर का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन, ठीक है। सेकेंड हमको बोला था इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल इसका होता है 158.8 केल्विन। थर्ड वन इज डाइथाइल ईथर, यहाँ पे मेरी राइटिंग भी खराब हो रही है और मुझे टाइम भी लग रहा है क्योंकि मुझे देख देख कर ये डाटा आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। 156.85 केल्विन। और फोर्थ वन इज मीथेन, ओके। मीथेन का मतलब है 89 पॉइंट, मतलब है नहीं, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है 89.34 केल्विन, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आप इसको ऑब्जर्व करो और बताओ कि इससे आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हमें पता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब जहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा इसका मतलब वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो सॉलिड वाटर है उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि जो मीथेन है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक हैं, ठीक है। ये समझ में आता है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसे यहाँ से हटा देते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स। हमको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, हमें उनके बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज HCP एंड CCP, ओके। देखो यहाँ पर आपको जो मैंने CCP वाला एग्जाम्पल बताया था ना वो काम आने वाला है, जो मैंने आपको दिखाया था। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि HCP और CCP बेसिकली हैं क्या। दोनों ही 3D अरेंजमेंट हैं एटम्स का, ठीक है, पैकिंग अरेंजमेंट, दोनों ही 3 डायमेंशनल है। डिफरेंस कहाँ होता है कि HCP में क्या होता है, बीच
एक लेयर तो वही होगी हेक्सागन की, A1 2 3 4 5 6, ठीक। CCP में भी यही चीज़ होती है सेम, 1 2 3 4 5 और 6 ये टच है, ठीक। ओके, यहाँ तक सेम है। अब होता क्या है कि HCP में जो हम सेकेंड लेयर बनाते हैं, मान लो वो लेयर हमने बनाई इस तरीके से, 3 एटम्स की लेयर होती है, इस तरीके की होती है। CCP में भी इसी तरीके की होती है। अब ये जो थर्ड वाली लेयर है यही दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है। HCP में जो ये थर्ड वाली लेयर होती है वो सेम होती है एज ऑफ फर्स्ट लेयर, दैट मीन्स दिस टाइप। जबकि जो CCP होती है उसमें जो ये लेयर होती है ये अपोजिट होती है एज ऑफ फर्स्ट लेयर, दैट मीन्स अगर इसका एक इधर है तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है HCP में और CCP में। अगर मैं इस लेयर को A मानती हूँ और इसे B मानती हूँ तो ये इसी के सेम, इसी के जैसी तो है, तो ये भी किस टाइप की होगी, A ही होगी। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसे A मानती हूँ तो ये भी डिफरेंस है तो मुझे अलग मानना पड़ेगा, डिफरेंट है। क्या ये इसकी जैसी है, आप कहोगे नहीं ये इसकी जैसी है, नहीं, तो ये इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसके लिए मुझे इसको कुछ और अलग से मानना पड़ेगा, तो मुझे इसे कहना पड़ेगा C। यानी कि HCP में क्या होता है, AB टाइप की पैकिंग होती है, जबकि CCP में क्या होता है, ABC टाइप की पैकिंग होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसे बनाकर भी देख लेते हैं एक बार कि आप इसे किस टाइप से बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया वही एक बीच में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अभी जब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे मतलब, तो वो किस तरीके की होगी, 1 2 और 3, ठीक है। अब जब हम थर्ड वाली लेयर रखेंगे वो डिफरेंस क्रिएट करेगी दोनों में। फर्स्ट लेयर ये हो गई, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, फर्स्ट लेयर ये वाली है, सेकेंड लेयर ये वाली है, ठीक है। इसको मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रखा। अब अगर ये मेरे पास थर्ड वाली लेयर है, ठीक है, 3 ही एटम्स हैं, 3 ही पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इस लेयर को बिल्कुल इस वाली लेयर की तरह ही रखती हूँ नीचे, ऐसे ही जैसे ये रखी हुई है ना, 2 इधर और 1 इधर, ऐसे ही बिल्कुल इसके नीचे रख देती हूँ ये, तो ये हो जाएगा आपका HCP टाइप का अरेंजमेंट। लेकिन अगर मैं इस लेयर को बजाय सेम ऐसे रखने के अपोजिट करके रख देती हूँ इस तरीके से, है ना, मैंने अपोजिट कर दिया, 1 इधर और 2 इधर, जबकि इसमें 2 इधर है और 1 इधर है, तो ये हो जाएगा आपका CCP टाइप का अरेंजमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, B, क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। तो देखो, क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल को समझने के लिए जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ वो मैं देती हूँ ग्राफ का। डिफरेंस ये है कि ग्राफ जो है वो 2D अरेंजमेंट है, जबकि क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल की हम बात करते हैं तो ये 3D अरेंजमेंट है। देखो ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, बड़ा सा, उसमें छोटे छोटे से इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स होते हैं। ये स्क्वायर नहीं है, ड्राइंग पे मत जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें होता है, आपने ग्राफ देखा होगा, उसके अंदर वो छोटी छोटी सी भी लाइंस होती हैं, उन पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इन ग्राफ्स इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए ये ग्राफ में होता क्या है कि एक स्क्वायर बॉक्स है। अगर हम ग्राफ को कुछ इस तरीके से देखें, ग्राफ में एक स्क्वायर बॉक्स था, वही स्क्वायर बॉक्स बार बार रिपीट हुआ एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, इधर साइड भी, नीचे की तरफ भी, इधर साइड भी, ऊपर की तरफ भी, ठीक है। कहीं भी आप उस एक स्क्वायर को मान सकते हो। मान लो यहाँ पर ये स्क्वायर है, यही इधर रिपीट हुआ, इधर बिल्कुल एक अरेंजमेंट में, ऊपर नीचे इधर उधर सारे में रिपीट होता चला गया, तो इसने पूरा एक क्या फॉर्म कर लिया, ग्राफ पेपर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर बॉक्स है, ये होती है यूनिट सेल, जबकि ये पूरा ग्राफ पेपर होता है क्रिस्टल लेटाइस। तो क्रिस्टल लेटाइस क्या है, क्रिस्टल लेटाइस इज द 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इन स्पेस। ये 3D अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सॉलिड के। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन है किसी भी लेटाइस का वो छोटा सा पोर्शन, जिसको जब आप बार बार रिपीट करते हो तो ये कंप्लीट क्या बना देता है, क्रिस्टल लेटाइस को फॉर्म कर देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिट सेल वो छोटा सा पोर्शन है जिसको जब आप बार बार रिपीट करते जाओगे, ठीक है, तो वो क्या बना देगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटाइस ही फॉर्म कर देगा।
तो ये क्या हो गया, ये बेसिक, अगर आप इसको कहो तो ये फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल पार्ट है किसी भी क्रिस्टल लेटाइस का। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो वॉइड हैं जो कि 6 स्फीयर से सराउंड होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 स्फीयर से। ये तो बिल्कुल सिंपल, बस आप इसमें इतना भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होते हैं, 6 स्फीयर से यहाँ पर मतलब है कि जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जबकि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उसमें कितने होते हैं, उसमें 4 स्फीयर्स होते हैं। अब देखो समझो इसे कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वॉइड की, ये 1 2 और ये 1 3, ठीक है, ये 3 एटम्स हैं जो एक दूसरे से टच होकर रखे हुए हैं। अब आपको इनके बीच में एक वाइट स्पेस दिख रहा होगा, दिख रहा है, यही है वॉइड, खाली जगह, खाली स्पेस जो होता है उसे हम बोलते हैं वॉइड। अभी अगर इसके ऊपर एक एटम को इस तरीके से प्लेस कर दिया जाए तो ये वॉइड कवर हो गया है ना, ये बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें कितने स्फीयर्स यूज हुए, 1 2 3 4, ठीक है। वहीं अगर मैं इस वॉइड को इस तरीके से कवर ना करके कुछ इस तरीके से कवर करूं, मतलब ये कुछ इस तरीके से भी तो कवर हो सकता है ना, ऐसे, राइट, तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें कितने स्फीयर्स यूज हुए, इसमें स्फीयर्स यूज हुए हैं, सॉरी मैंने उल्टा रख दिया इसको, इस तरीके से, इसमें स्फीयर्स यूज हुए हैं 6 सेकेंड 1, इसको थोड़ा सा क्लोज ला के मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3, 3 स्फीयर्स नीचे हैं, ये आपको बीच में छोटा सा स्पेस दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, और इसके ऊपर जैसे ही मैंने ये पोर्शन रखा 4 5 6, 6 स्फीयर्स हो गए, ये कवर हो गया, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बस इतने ही पार्ट हैं, नहीं थर्ड, हाँ तीनों पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, How many lattice points are there in one unit cell of each of following lattice? आपको यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, तो वहाँ से आपको पता होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हम किस तरीके से निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किस का निकालना है हमको, एफसीसी का निकालना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चलो पूरा पूरा लिखते हैं क्योंकि इसका यूज पड़ेगा, इसलिए मैं इसको पूरा लिख रही हूँ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेकेंड वन इज फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, एंड थर्ड वन इज बॉडी सेंटर्ड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीसीसी है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमको पता है, ये हमने सीखा भी है कैसे होता है फेस सेंटर्ड। ये हो गया आपका एक क्रिस्टल लेटाइस, ओ सॉरी यूनिट सेल, सॉरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसका हर एक फेस पर एक एक एटम, तो वो हो गया फेस सेंटर्ड। एक एटम यहाँ पर 1 2, एक फेस ये 3 4 और 2 फेसेस ये। समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा, 1 मिनट रुको। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, इस बॉक्स की हेल्प से हम समझेंगे। अब एग्जाम में आप बॉक्स नहीं लेके जा सकते, तो आप अपना रूम जो है उसको यहाँ पर अपने रूम को कंसीडर करोगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना लेती हूँ, इसके लिए मैं छोटे छोटे से यहाँ पर आपको शो करने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, ठीक है। अभी ये हो गया आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल, आपके लिए आपका रूम होगा। अब ये मत कहना कि छत पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, रूम में आ जाओ थोड़ी सी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये है आपके रूम की टेरेस, छत, जो कि यहाँ पर मेरे बॉक्स के लिए ये है। ये आपके रूम का फ्लोर, ठीक है, मेरे बॉक्स के लिए ये है। और ये वाली रूम्स की चारों दीवारें, एक ये साइड वाली, एक इधर वाली, एक पीछे और एक आगे, जो कि बॉक्स के लिए ये चारों हैं। अब अगर मैं इसके फेस की बात करती हूँ तो देखो, एक फेस इसका ये होगा जो आपके रूम के ऊपर है, ठीक है। एक फेस यहाँ पर, रूम के ऊपर से मेरा मतलब है जो रूम की छत है, ठीक है। एक फेस ये जो आपके रूम की फ्लोर है, और 4 फेस जो आपके रूम की वॉल्स हैं, ये हो गए फेसेस। अब कॉर्नर्स की बात करते हैं तो 4 कॉर्नर्स आपको इस तरीके से ऊपर देखोगे तो आपको ऊपर दिखेंगे, और 4 कॉर्नर्स इस तरीके से अभी नीचे देखो फ्लोर की तरफ तो आपको फ्लोर की तरफ दिखेंगे, ठीक है। तो एफसीसी में है क्या कि ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर एक एक एटम होगा, और साथ में जो 6 फेसेस हैं भाई, ये आपकी छत, ये नीचे फ्लोर, ये इधर वाली दीवार, ये इधर वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार और एक आगे वाली दीवार। तो यहाँ 6 जगह पर 6 एटम्स, ठीक है। तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 8 एट कॉर्नर और 6 एट फेस। अभी जो कॉर्नर में एटम्स होते हैं इनका
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होता है 1/8। देखो ये मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ये आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं दोबारा से उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसमें टाइम जाएगा, ठीक है। आपको सारी यूनिट सेल्स बना के बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो ये हो गया 8 × 1/8। और अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वीडियो भी देख सकते हो, अदरवाइज कहीं से भी पढ़ सकते हो, बस समझ में आने वाली बात है, दैट्स इट। इनटू अगर हम फेस की बात करते हैं तो फेस पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। आप खुद ही देखो, अगर यहाँ पे कोई एटम रखा हुआ है ना, आपकी छत में आपकी जो छत है, ठीक है, वो आपकी छत के लिए, आपके वाले रूम के लिए तो छत का काम करेगी, और उसके जस्ट ऊपर अगर कोई रूम है तो उसके लिए वो फ्लोर का काम करेगी। तो एक ही जो छत है वो दो जगह पे यूज़ हो गई, इस वाले रूम के लिए वो छत हो गई और इसके ऊपर वाला जो रूम है उसके लिए वो फ्लोर हो गई, ठीक है। इसके अलावा तो अगर साइड वाला रूम है तो उसमें ये थोड़ी यूज़ होगी, कहीं पर भी नहीं यूज़ होगी। इधर साइड है तो उसमें भी यूज़ नहीं होगी, नीचे कोई रूम है तो उसमें भी ये वाली छत यूज़ नहीं होगी। दैट मीन्स एक जो फेस है वो दो जगह पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो एक जगह पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ऐसे ही आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 से 1/8 कैंसिल हो गया, ये FCC के लिए है। तो यहाँ पर बचा 1 + 2 से 6 गया 3 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, 4 होता है। सेकेंड वन है फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी फेस सेंटर्ड है, ये भी फेस सेंटर्ड है। डिफरेंस है क्यूबिक का और टेट्रागोनल का। यहाँ पर जो हमारी यूनिट सेल थी वो क्यूब थी। क्यूब का मतलब उसके ABC इक्वल थे, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल थे, और अल्फा बीटा गामा तीनों की क्या थे, 90 डिग्री थे। ये आपको समझ में आएगा जहाँ पर जब आपने वो पढ़े होंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है, क्यूटार मदर, CU फॉर क्यूबिक, TE फॉर टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या होता है, एक कट होता है, तो एक कट हमने लगा दिया, अल्फा बीटा गामा सेम ही होते हैं, है ना। ये मैंने ट्रिक से ही याद किया हुआ है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप उस ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हो, ठीक है। आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको इजीली। तो टेट्रागोनल में सिर्फ कितना डिफरेंस होगा कि A और B जो है वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पर A जो है उससे मैंने हाइट को रिप्रेजेंट किया है, तो अभी जो हाइट है वो ये हो गई है, ठीक है। B और C लेंथ और ब्रेथ हो गई है, ये इक्वल है हाइट इस तरीके से। तो ये जो हाइट है आप देख रहे हो लेंथ और ब्रेथ के इक्वल नहीं है, ठीक है, हाइट ज़्यादा हो गई है, लेंथ और ब्रेथ छोटे हो गए हैं। बाकी पूरा ऐसे ही बना लेते हैं। तो अभी क्या है, देखो पहले हमने माना था कि जो आपका रूम है वो कम्प्लीटली क्यूब है ना। अभी जो रूम है वो क्यूब ना होके टेट्रागोनल हो गया है, दैट्स इट। इतना ही तो डिफरेंस आया है। रूम में अभी भी 8 ही कॉर्नर्स हैं, 6 ही फेसेस हैं। रूम की जो छत है वो अभी भी आपके रूम के लिए टेरेस की तरह ही काम करेगी, छत की तरह, और ऊपर वाले रूम के लिए फ्लोर की तरह ही काम करेगी। तो कुछ डिफरेंस थोड़ी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ये वाला बॉक्स है मेरे पास एक, और एक ये वाला बॉक्स है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये क्यूबिक है और ये क्या है, ये टेट्रागोनल टाइप का है। इसकी लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ और हाइट के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें भी वही 8 कॉर्नर्स हैं, 6 ही फेसेस हैं। ये वाला जो फेस है वो इसी फेस की तरह वर्क करेगा, मतलब इसके ऊपर एक और यूनिट सेल आती है तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल इसकी तरह, कोई डिफरेंस थोड़ी है। तो अगर हम बात करते हैं टेट्रागोनल में नंबर ऑफ एटम्स की, तो वही सेम ही तो रहेंगे भाई। 8 कॉर्नर्स पे होंगे, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। 6 फेसेस पे होंगे, हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आने वाले हैं, 4 ही आने वाले हैं। तो इन दोनों का ही आंसर क्या होने वाला है, 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं BCC की तरफ। तो देखो BCC में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो अगेन जो हमारी यूनिट सेल है वो क्यूबिक टाइप की ही है। ये बना लिया जी हमने एक क्यूब, ये वही कॉर्नर्स पे 8 एटम्स। बॉडी सेंटर में क्या होता है कि बिल्कुल सेंटर में, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में एक एटम होगा, जैसे कि मैंने आपको बनाकर भी दिखाया हुआ था ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बनाकर दिखाया हुआ था कि इस तरीके से 4 ये होंगे और इनके बीच में एक रेड रखा था जहाँ पर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझाए थे। तो ये क्या हो गया, ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने, ये हमारा बॉक्स है, आपका रूम है, उस रूम के बीचों बीच हमने कुछ रख दिया है, बड़ा सा एक और एटम है ना, जो कॉर्नर्स पे था वही वाला एक बीच में भी रख दिया है। तो अभी अगर इसके बीच में कुछ है तो क्या, अगर आप इसके ऊपर एक रूम बनाते हो तो वो उसमें आएगा, नहीं आएगा भाई, बीच में टेरेस आ गई ना, खत्म, उसने ब्लॉक कर दिया।
नीचे एक रूम बनाते हो तो क्या उसमें आएगा? नहीं, नीचे वाला जो फ्लोर है वो आ गया, तो जो रूम के बीच में रखा हुआ है वो नीचे वाले रूम में तो पहुंच ही नहीं पाएगा। साइड में कोई रूम हो उसमें भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में ये वाली दीवार आ गई। इधर साइड में रूम है उसमें भी नहीं पहुंच पाएगा, ये वाली दीवार आ गई, ना इधर ना इधर। मतलब वो जो बीच में जो भी चीज़ आपने रखी हुई है वो सिर्फ इसी रूम में या इसी यूनिट सेल के अंदर ही होकर रह जाएगी। तो वो कंप्लीट किसको कॉन्ट्रीब्यूट करेगी? इसी वाली यूनिट सेल को। इतनी बात समझ में आ गई? तो वही कॉर्नर्स पे 8 एटम्स, 1/8 एक का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 8 का हो जाएगा 8 × 1/8 प्लस एक बीच में है बॉडी के सेंटर में और उसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल को, तो 1 × 1। ठीक है, तो यहाँ से वही 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 × 1 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है एक्सप्लेन। ओके, यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करना है द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स। सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करना है सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स। हमारे पास मेटेलिक क्रिस्टल है और आयनिक क्रिस्टल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनमें सिमिलैरिटी क्या है। ठीक, तो देखो, जो मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं वो बेसिकली होते कैसे हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मतलब प्योर मेटल होगा इसमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉपर का। कॉपर क्या है? एक मेटेलिक क्रिस्टल है। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ कॉपर से मिलकर बना हुआ है, मतलब सिर्फ मेटल प्रेजेंट है उसमें। अभी कॉपर हमको पता है कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कॉपर वायर जो होता है, एक्चुअली ये होता कैसे है? कॉपर जो है वो अपनी 2 पॉजिटिव वाली स्टेट में स्टेबल रहेगा, है ना? स्टेबल फॉर्म में ही तो रहेगा जो कॉपर होगा, तो वो अपनी 2 पॉजिटिव वाली फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं वो भी तो इसी के आसपास ही घूम रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। दूसरा कॉपर है वो भी बैठा हुआ है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर रखे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर का जो कैटायन है वो इमर्ज रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से एक्ट कर सकते हैं? एनायन की तरह। चार्ज ही तो है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो भी बेसिकली क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि उसमें भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप चार्जेस बोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। और इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही ये एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, तभी तो ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं ना। तो इनके बीच में किस टाइप का फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहीं अगर हम बात करते हैं आयनिक की, तो आयनिक में भी क्या होते हैं? आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, या फिर आप कह सकते हो कैटायन और एनायन। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं NaCl की, यहाँ पर हमने बात की थी कॉपर वायर की। ठीक है, तो NaCl में क्या है? Na+ और Cl-, ये भी आयंस हैं, चार्जेस हैं। इनके बीच में भी जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो गए मेटेलिक और आयनिक सॉलिड के बीच में सिमिलैरिटी। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो डिफरेंस क्या होता है? देखो, सबसे पहला डिफरेंस, जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, कॉपर वायर्स घर में भी यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की, तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, अगर आप बात करते हो इन सॉलिड फॉर्म, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोल्टन एंड लिक्विड फॉर्म, मतलब मोल्टन फॉर्म या फिर आप कह सकते हो एंड सॉल्यूशन फॉर्म, कि जब हम इनका सॉल्यूशन बना देते हैं, या तो इनको मेल्ट कर दो या फिर इनका सॉल्यूशन बना दो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। जबकि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन ऑल फॉर्म्स, हर फॉर्म में। भाई सॉलिड फॉर्म में है तो अच्छे कंडक्टर होंगे, अगर आप इनको मेल्ट कर देते हो तो और अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? मोशन ऑफ चार्ज या फिर मूवमेंट ऑफ चार्ज, वही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं हर फॉर्म में, जबकि ये सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते, या फिर आप कहोगे कि इंसुलेट होते हैं, या फिर आप कहोगे पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दे सकते हैं हम, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं।
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होंगे वो डिपेंड करेंगे वैलेंसी पर। मतलब अगर जैसे कॉपर है, या अगर हम और अच्छा एग्जांपल दें तो आयरन का ले सकते हैं। अब आयरन क्या है, Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में भी होता है और Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में भी होता है। Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि इसका मतलब हो गया यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो फोर्स होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो वीक होगा। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है, ब्रिटल को कैसे बताऊं, ब्रिटल का मतलब होता है कि ये अगर आप इनका मतलब नाजुक से कह सकते हैं, नाजुक से भी मतलब हार्ड, और अगर आप इसका एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो आपको नाजुक वर्ड मिलेगा, बट आप बोल सकते हो कि ये ना दानेदार टाइप, मतलब अगर आप इनको देखो, कैसे बताऊँ, मतलब हार्ड होते हैं और इनके ना क्रिस्टल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं हो सकते। इस तरीके से मुझे एक्चुअली अप्रोप्रिएट नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊं। चलो आगे पॉइंट पे आते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। तो बेसिकली वो हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो हार्ड होंगे, बहुत ईजीली ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, यही रीज़न होता है इनके स्ट्रॉन्ग होने का भी और ब्रिटल होने का भी। ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, आयनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो यही रीज़न होता है बेसिकली इनके हार्ड और ब्रिटल होने का रीज़न यही होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, और वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली कोई बॉन्ड नहीं होता, ये कोई बॉन्ड तो होता नहीं है ना। हाँ, ब्रिटल को आप यहीं से ही समझ सकते हो कि इनके बीच में एक्चुअली में कोई बॉन्ड नहीं होता। ये एक दूसरे के साथ किसकी वजह से हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हैं बस। मतलब इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। Na पॉजिटिव यहाँ पर रखा हुआ है, Cl नेगेटिव यहाँ पर रखा हुआ है, ये अलग अलग है। ये एक दूसरे के साथ किस लिए बैठे हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई इन्होंने बॉन्ड थोड़ी बना रखा है इस तरीके से, जैसे कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली शेयरिंग की हुई है। यहाँ पर बस ये क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्शन है, अच्छे दोस्त हैं, तो एक साथ बैठ गए हैं, दैट्स इट। इन्होंने एक दूसरे से कुछ लिया दिया नहीं है। जैसे कार्बन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना। तो यहाँ पर वो शेयरिंग वाली दोस्ती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ शेयर नहीं कर रखा है, बस हाँ एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं इसलिए एक साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसके कंपैरिजन में भी। आप किसी को कुछ लेते हो या किसी से कुछ लेते हो या किसी को कुछ देते हो, तो वो जब आप हिसाब बराबर करते हो तो वो बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी के अच्छे दोस्त हो, है ना, आपकी जो फ्रेंडशिप है वो लेने देने पर नहीं टिकी हुई है, तो वो काफ़ी लंबी चलती है। तो ये एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व है, कोई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ब्रिटल होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि BCC और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि FCC। अब ये जो क्वेश्चन है कराने को मैं इसको करा सकती हूँ, बट ये प्योर डेरिवेशन है जो आपको NCERT में बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आपको समझना ही है तो मेरी एक वीडियो बिल्कुल इसी पर ही डिपेंड है, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें मैंने कोई और टॉपिक इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, सिर्फ इसी टॉपिक पर बेस्ड है वो वीडियो। तो आप बिल्कुल वहाँ से ले सकते हो। मैं इसी टॉपिक को दोबारा से कराऊँ और ये पूरा प्रॉपर अच्छे से समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं उसी को ही वापस यहाँ पे रिपीट करूँ तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। अगर आपको NCERT या वो कहीं से आपने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो आपको थोड़े से वर्ड्स भी इधर उधर नहीं करने, बिल्कुल प्योर डेरिवेशन है जैसा कि आपको NCERT में दिया हुआ है। और अगर आपको समझना है तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हो, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल मतलब और कोई टॉपिक इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ यही टॉपिक है, बिल्कुल आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। आप यही समझना कि हाँ हम क्वेश्चन नंबर 10 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इसके बाद आपके क्वेश्चन बचते हैं 17, 19, 17, 18, 20, 22, 23 एंड 26। ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अच्छा लगता है
अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।